बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले युवा आयोग बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन ऐसे फैसले क्या सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की सरकार की छवि पर लग रहे दाग को हल्का करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि पिछले 36 घंटे में 8 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है। वहीं दूसरी ओर जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा था, वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर, वहां चुनाव आयोग हर रोज एक ताजा आंकड़े जारी कर रहा है। अब से कुछ देर पहले जो आंकड़े आए उसके मुताबिक बिहार में 90% के आसपास जो है इलेक्टोरल फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब बहुत कम फॉर्म बचे हैं जिनको भरा जाना बाकी है। करीब 9% के आसपास बचे हुए हैं। यानी 25 जुलाई की डेडलाइन तक ये भी सारे फॉर्म भरे जा चुके होंगे, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि आयोग ने एक बात और साफ कर दिया है कि नए वोटर लिस्ट में से कम 35 लाख लोगों के नाम कटने तय हैं, क्योंकि इनमें से करीब 1.59% लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2.2% लोग हमेशा के लिए बाहर छोड़ के जा चुके हैं और 0.73% लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जगहों पर उनके नाम है, तो जाहिर तौर पर उनके नाम कटने होंगे। अब इतने सटीक आंकड़े, इतनी तेज़ी से फॉर्म भरा जाना क्या वोटर लिस्ट की समीक्षा पर उठ रहे हर विवाद को ख़त्म कर रहा है या फिर नए विवाद को जन्म दे रहा है? तो ये सारे कई मुद्दे हैं जो बिहार चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी है। तो आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नीतीश सरकार चुनावी पिटारे से फिर से जनता को अपनी तरफ गोलबंद करने में लगी है, तो विपक्ष लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं ने नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी कानून व्यवस्था मजबूत करके सुशासन कुमार बने नीतीश कुमार आज कटघरे में हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, तो विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा। और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़। 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए, 3 महीने बाकी हैं, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं, तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। इधर नीतीश के सिपासालार बिहार में हो रही हत्याओं के तार आरजेडी से जोड़ रहे हैं। लालू, तेजस्वी से लेकर विपक्षी नेता उनके निशाने पर हैं। यहाँ तक कि अब योगी स्टाइल में बिहार में कानून व्यवस्था की लगाम को ठीक करने की बात होने लगी है। गोली के बदले गोली और बुलडोजर लाने तक की चर्चाएं हो रही हैं। आप देखेंगे कि चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता, राजद के माहौल जो पैदा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत जल्द बड़ा निर्णय भी होगा। आपराधिक दिल में डर पैदा कीजिए और दर्जनों जहां भी बड़ी घटनाएं घटती है, चाहे सिवान की घटना हो, पटना की घटना हो, ऐसे अपराधी को सीधा इनकाउंटर करे और अपराधी भागता है तो घर पे बुलडोजर चलाए, तभी जाकर के आपराधिक दिल में भय व्याप्त होगा। इन सबके बीच बिहार में मतदाताओं के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर महाभारत मचा हुआ है। वोट लिस्ट के शुद्धिकरण की मुहिम में जहां 35 लाख से ज्यादा बोगस वोटर्स के हटाए जाने की खबरें हैं, लेकिन विपक्ष इसे वोटबंदी बता रहा है। यहां तक कि एनडीए के पार्टनर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अब चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो वोटर लिस्ट को करेक्ट मत कीजिए। आप वोटर लिस्ट को करेक्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, लीपापोती मत कीजिए, गड़बड़ी रोकने के नाम पे और गड़बड़ी मत फैलाइए। हम तो यही कह रहे हैं ना। नीतीश सरकार के कामकाज और विकास के तमाम दावों के बाद भी बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार कब तक विकास के लिए इंतजार करेगा? रोजी रोटी की दरकार कैसे पूरी होगी? प्रशांत किशोर का जनसुराज क्या बिहार में कुछ कर पाएगा ताकि बदलाव का नया मोड़ आ पाए? और क्या सच में बिहार में बोगस वोटर्स की भरमार है जिसके लिए SIR की मुहिम चलाई जा रही है? तो कुल मिलाकर 3 मुद्दे हैं। एक तो रोजगार का जो वादा किया गया है, दूसरा जो अपराध को लेकर के लगातार मामले उठ रहे हैं, और तीसरा जो चुनाव आयोग ने जो एक तरीके से इलेक्टोरल रोल की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इन तीनों मुद्दों पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। 4 प्रमुख पार्टी जो बिहार के हैं उनके प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से करुणा सागर जी हैं, जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी हैं और आरजेडी की तरफ से नवल किशोर जी हैं। और साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह साहब हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपकी तरफ से करना चाहूँगा, भाजपा से हैं आप। तो अभी अचानक से चुनाव से ठीक पहले ये वादा करना, ऐलान करना कि 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, तो लोग सवाल तो पूछेंगे आपसे कि अब तक आपने क्या किया, और चुनाव में तो अभी तो समय है, तब तक देना शुरू कर दीजिए। जो आपने देखा भी प्रशांत किशोर जी कह भी रहे हैं आपसे। देखिए, अगर आप सांगोपांग बात करेंगे, सिर्फ एकांगी व्याख्या न करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो बिहार को हम लोगों ने 32,000 करोड़ के मेयर बजट पे छोड़ा था आरजेडी की सरकार ने। हम 3,27,000 करोड़ तक लेके आए हैं। आज चमचमाती हुई सड़कें, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, ड्रॉप आउट रेट 1% से भी नीचे चला गया। अति गरीबी कब पूरे देश में कम हुई है, बिहार में भी कम हुई है। 24-25 करोड़ लोग देश में जहां गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 4 करोड़ लोग बिहार में भी उससे ऊपर आए हैं। बिहार में लगातार रोजगार का सृजन हुआ है और पहले भी हुआ है। बिहार 5 वर्षों में पोटेंशियल 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, क्षेत्रवार लक्ष्य भी, उसमें भी निर्माण क्षेत्र में 30 लाख, कंस्ट्रक्शन में 25 लाख, सेवाओं में 20 लाख, कृषि क्षेत्र में 15 लाख, इस तरह से तमाम चीजों को सरकार ने घोषित किया है। और सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह से लगातार बिहार का विकास हो रहा है, बिहार को जहां से हम निकाल करके लाए हैं, होपलेस हो चुके मामले से लेके आए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ा है। और इसकी बानगी भी है, चीन ने कंस्ट्रक्शन में 2000 से 2010 के बीच में 5.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। फिलीपींस ने BPO के माध्यम से 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। एग्रीकल्चर में थाईलैंड ने 12 लाख जॉब्स क्रिएट किए। उसी मॉडल पर नीतीश जी ने अगर ये घोषणा की है कि अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे, तो बिल्कुल जो घोषणाएं आप नीतीश जी के पिछले बात 7 निश्चय उनके हो, या जिस तरह से बच्चियों को साइकिल बांटना हो, स्कूल जाना हो, जिस तरह से या शराबबंदी हो, जो भी उन्होंने निश्चय किए, उनके तमाम निश्चयों को उन्होंने अमली जामा पहनाया है। सरकार में भी रहे, सरोकार में भी रहे। एनडीए की सरकार ने बिहार को जिस तरह से विकसित किया, जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में एक बानगी है। अपने आप में इसका अगर समीक्षा की जाए, इसकी पूरी व्याख्या तो अलग अलग देशों में भी इस तरीके से रोजगार दिए गए हैं, अलग अलग सेक्टर में दिए गए हैं, और उसका आपने हवाला दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, ये जो आंकड़े दिए गए, तो विपक्ष पूछ रहा है कि ये कैसे करेंगे, तो साथ में अगर कोई पूरा रोड मैप दे दिए होते तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि आमतौर पे चुनाव से पहले ऐसे वादे किए जाते हैं, और ख़ासतौर से बिहार में पलायन का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उछलता भी रहा है। कांग्रेस इसको समय समय पर उठाती भी रही है, और अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अगर बता दिए होते कहाँ कहाँ नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, अचानक से ऐसा क्या बदल जाए कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वायदों का ऑडिट करना शुरू करे, तो इस पैनल में बैठे अनेक दलों की धज्जियां उड़ जाए। लेकिन वही इससे इतर अगर नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के शासनकाल, उन्होंने जो वायदे किए, उन वायदों को जमीन पर उतारा या नहीं उतारा, ये पैमाना लगातार मिल रहे जनादेश। लोगों को ये भरोसा है कि एक फेल्ड स्टेट से बिहार ने 14% से ज्यादा के ग्रोथ रेट वाले एक राज्य में तब्दील किया है, और इस राज्य में नौकरियों को लेकर के 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां, चूंकि एक फेल्ड स्टेट से आप निकल करके आए। वही 2020 से 25 के बीच इस विधानसभा का कार्यकाल पूरे होने पर 12 लाख नौकरियां और 39 लाख रोजगार। और एक बात जो समाचार माध्यमों को भी ध्यान देना चाहिए कि 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, जिनकी पहचान जातीय सर्वे के दौरान हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के जरिए दिए। तो हमारी जमीन तो तैयार है,
और स्किल मैपिंग वगैरह के जरिए कोरोना के समय भी जो रिवर्स माइग्रेशन बिहार में हुआ, 23 लाख लोग बिहार लौट करके आए और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब ये 1 करोड़ नौकरियां, क्योंकि ये नीतीश कुमार ने कहा, तो जितने भी सवाल खड़े होंगे जनता को यकीन इसलिए होगा कि नीतीश कुमार ने अगर कहा कि वो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, तो 2005 के बदहाल कानून व्यवस्था को उन्होंने पटरी पर लाए। उन्होंने अगर कहा कि पंचायती व्यवस्था में महिलाओं का और उपेक्षित समूहों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उन्होंने आरक्षण के जरिए महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने शराबबंदी जैसा फैसला किया और महिलाओं के एक छोटे से समूह में उन्होंने वायदा किया था, लेकिन उस वायदे की याद उन्हें थी और उन्होंने अमली जामा पहनाया, ये देखते हुए कि राज्य के एक्सचेकर को उस दौर में भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होना था। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसले के जो पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर बिहार में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई। स्वास्थ्य को लेकर के जो आंकड़े हैं, जिसमें शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के आंकड़े कम हुए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। और मैं अब आगे आपको 1-2 बातें और भी कहूंगा। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सारे एनडीए के जो ये 20 वर्षों का कार्यकाल है, उस पर काफी विस्तार के साथ उन्होंने गिरी जी ने चर्चा की है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये तो सच है कि आप जब भी दुनिया में भारत को देखेंगे तो अनेक इंडेक्सेस में भारत आज भी पिछड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो सकारात्मक तरीके से हिंदुस्तान को देखेंगे उन्हें ये दिखेगा कि केवल हंगर इंडेक्स जैसे विवादित पैमाने नहीं है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर तब्दील हुआ और कई ऐसे मानक भारत ने गढ़े। उसी तरह से बिहार हम जहां थे, जो हमारा बजटीय आकार था, जो कर्मचारियों की संख्या थी, जो पुलिस बल का जो उस समय जो स्ट्रेंथ था, जो स्कूलों की स्थिति थी, जो अस्पतालों की स्थिति थी, जो इंस्टीट्यूशंस में बड़े बदलाव जो दिखे आपको, निसंदेह आज जो भी चुनौतियां हैं किसी भी सरकार के लंबे समय तक के कार्यकाल के बाद ये मालूम होता है कि बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है और किसी राजनेता को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ कर दिया। संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दरअसल होता है क्या कि लंबे और समय हम तक आगे सरकार भी में अच्छा रहते करेंगे, हैं इसका भरोसा जनता को है। हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद ये सवाल स्वाभाविक उठता है कि आपने इतने समय तक रहा, ये काम क्यों नहीं कर दिया, अब क्यों वादा कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। लेकिन नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपने सुना अभी जेडीयू की तरफ से और भाजपा की तरफ से पुराने वादों को पूरा करने का एक तरीके से रिकॉर्ड पेश किया गया और ये कहना चाह रहे हैं कि उन वादों को पूरा करने का रिकॉर्ड हमारा बड़ा अच्छा है, तो उस अच्छा वाले रिकॉर्ड के भरोसे पर मानिए कि हम जो कह रहे हैं उसको हम पूरा कर देंगे। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल इनके वादे ऐसे रहे हैं कि मानने में कोई परहेज ही नहीं है। इन्होंने 11 साल में केंद्रीय स्तर पे 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से इन्होंने नौकरी दे दिया है। बिहार के समय में आपको याद होगा कि जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि पहली हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देंगे और ये 10 लाख नौकरी रिक्तियों के आधार पे है, तो नीतीश जी उस समय क्या कह रहे थे, ये पूरा देश और बिहार ने देखा है। और उसके बाद वित्त मंत्री आकर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहते हैं कि 10 लाख क्या होता है, हम 19 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद ये दोनों लोग दोनों सरकार में रहे 19 महीने तक। 19 महीना में 19 रोजगार नहीं दिए, न नौकरी दिए। जब हम 2022 में नीतीश जी के साथ आए तो 17 महीने में हमने लगभग 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रत्याधीन की, 4.5 लाख शिक्षक जो कि मांग कर रहे थे राजकर्मी का दर्जा के लिए, उनको दर्जा दिया। आईटी पॉलिसी, फूड पॉलिसी, हमने इन्वेस्टमेंट मीट किया जिसमें कि 50,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। ये सब दिखता है लोगों को। और जो लोग कह रहे थे कि कहां से नौकरी दोगे, अब आज के दिन में वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी, कौन विश्वास करेगा उनके? अगर आप में नियत होती नौकरी देने का तो हमारे क्रियाकलाप को आगे बढ़ाए होते। आप 17 महीने की सरकार जब हमारी गई जनवरी 2025 में, उसके बाद आप जोड़ लीजिए 17 महीना उनका कंप्लीट हो गया जेडीयू और एनडीए का। क्या उन लोगों ने बाकी 3.5 लाख नौकरियां दी? उन्होंने क्या नौकरियों का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया? हमने जो किया वो बिना पेपर लीक के उतना नौकरी दिया और वो सबने देखा है। अब जब समय आ गया है बिहार से विदाई का और पूरा बिहार में
इन्होंने आज के डेट में कोहराम मचाए हुए हैं एसआईआर के नाम पे। आज चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के घूम रहे हैं कि जो कर रहा है सही है। हम सिंपल सवाल उठा रहे हैं। उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा। ऐसा आपने जो नौकरी वाली बात की, राजीव रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते फिर आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी कुछ आप कह रहे थे। देखिए लक्ष्मण जी, आप तो देश के चंद अनुभवी पत्रकारों में से एक हैं। जरा गूगल करके देखिए, बिहार में कभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए थे? या संविधान में उप मुख्यमंत्री पद है क्या? ओथ मंत्री के तौर पर होता है। कैबिनेट के फैसले कौन लेता है? नीतीश कुमार नहीं जानते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे ना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी आसमानी वादे नहीं करते हैं। इनको अगर ऐसे नहीं होगा। तो क्यों झूठ बोले थे? आपके प्रतिष्ठित बहस में सुन लीजिए, इस तरह के सुन लीजिए राजीव रंजन को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। एक एक करके बोलने दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो यह है, नीतीश कुमार जी को निरंतरता में देखिए ना, उनके फैसलों। बिहार का बदलाव अगर देखना है तो इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के तमाम बड़े वायदों को आप गूगल कीजिए और उन वायदों को वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, आप इसको तय कीजिए। उसके बाद आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं होगी लक्ष्मण जी। देखिए मैं एक बात ऐसा आपको करते कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट राजीव रंजन जी, मैं बीच में थोड़ा सा रोक लूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा सागर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे दो पैनलिस्ट और हैं। करुणा सागर जी, करुणा सागर जी, आप तो हालांकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु जैसे राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट रेट में भारत में सबसे अव्वल राज्यों में से एक है। आपको कितना फिजिबल लगता है यहाँ की आबो हवा देख करके कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर देंगे, या फिर पलायन रुक जाएगा, या फिर ये पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता है बिहार में? धन्यवाद लक्ष्मण जी। और आपने 3 मुद्दों से शुरू किया था डिबेट, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता वो सारे ही मुद्दों पर बोलते चले गए। एक तरह से वो 20 सालों का हिसाब देने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात ये है कि मैं पहले 1 करोड़ नौकरियों पर आता हूं। उसके पहले जो नीति आयोग, जो ना मेरा है ना किसी और का है, एक स्वायत्त संस्था है, नीति आयोग के जो सूचकांक हैं उसमें बिहार हर पैमाने पर लगभग फीसदी राज्य होता है बड़े राज्यों में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट हो, प्रति व्यक्ति पुलिस और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर चीज में। तो 20 सालों से नीतीश जी की सरकार रही है और पिछले 11 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद इनको बार बार पुराने इतिहास को दोहराने की जरूरत पड़ती है। वो भूल जाते हैं कि जब ये चुनाव हो रहा है, 2025 का चुनाव हो रहा है, तो 2025 का चुनाव 2025 के मुद्दों पर होगा और लोग आपके 20 सालों का हिसाब मांगेंगे। जब 20 सालों का हिसाब मांगे, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही करुणा सागर जी। एक मिनट जरा मैं इस पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से राय ले लूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप ऐलान कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जनता तो 20 साल का हिसाब मांगेगी आपसे। ये ऐतिहासिक तौर पर और हाल के जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बड़ी योजनाएं की थी, यानी जहां जहां भी था कोई योजना में कोई सरकार कसर नहीं छोड़ती है। ऐलान खास करके चुनाव के वक्त, तो चुनावी ऐलान पर जनता वोट नहीं करती, इसको स्पष्टता से समझ नहीं करती है। वोट करती है जो कार्यकाल के दौरान काम किया है। अब अगर नीतीश कुमार की सरकार के जो 5 साल हैं, इसमें उन्होंने 2020 से 25 में वो काम किया है, वो होता हुआ दिखा है, तो निश्चित तौर पर जनता उनको वोट करेगी। वो तुलना भी करती है कि अगर एक ही सरकार लंबे समय तक है तो उसका कार्यकाल कैसे बेहतर रहा है या कम रहा है। और चूंकि नीतीश जी 2005 से 25, चूंकि सही बात है उनके अलावा तो कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं, तो पैरेलल अभी उन्हीं की सरकार है। तो इस चुनाव में जितने भी वो वादे वो करेंगे, उस सब का मुकाबला, उस सब की तुलना उनके अपने कार्यकाल से होने वाली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और निश्चित तौर पर जो भी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने गिनाया, वो ढेर सारे अच्छे काम नीतीश जी ने किए, तभी तो 20 साल से हैं। लेकिन क्या बिहार की जनता इससे आगे जाना चाहती है?
क्या बिहार की जनता को पिछले कुछ वर्षों में ये लगने लगा कि हम कहीं जाकर अटक गए? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता खोज रही। राजीव रंजन जी सतीश जी, कहने कमेंट, ये जो चुनाव लक्ष्मण जी कहने मैं आ रहा हूँ करुणा सागर जी। हाँ प्लीज प्लीज छोटा सा रखिएगा। देखिए, सतीश जी हमारे साथ में वरिष्ठ मेरी पत्रकार बात- हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। मेरी बात रह गई थी और मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा भी वही मानना है कि जनता तो 20 साल का हिसाब मांगेगी। और जब आप सूचकांकों को देखते हैं और स्थिति को देखते हैं तो इनकी जो सर्वे जो हुआ था, जो जातीय सर्वे जो किया गया था, उस सर्वे के फाइंडिंग्स को अगर देखिए तो वो आई ओपनर है। और इनके हिसाब से 94 लाख परिवार, 94.41 लाख परिवार को 2 लाख रुपए के मदद की जरूरत है। इनके हिसाब से बिहार में लगभग आधी आबादी बीपीएल के सूची में आती है। और देश में राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। जब 85 करोड़ लोगों को हर एक महीने 5 किलो अनाज देते हैं 140 करोड़ में से, तो आप पता नहीं कौन से प्रगति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उस पे आएंगे करुणा सागर जी। करुणा सागर जी, सही कहा था कि कोई रोड मैप देना चाहिए था, क्योंकि यही नीतीश कुमार जी हैं। 2020 में जब 10 लाख नौकरियों का हमने वायदा किया था तो इन्होंने कहा था कि तेजस्वी क्या अपने बाप के घर से पैसे लाएगा। और 17 महीने में जब ये मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और हम लोग भी सरकार में सम्मिलित थे, हम लोगों ने करके दिखाया। अभी भी कितनी रिक्तियां हैं, मैं सीएजी के रिपोर्ट से ही बता रहा हूं। खाली पद बिहार में इस समय 3.3 लाख है, जिसमें पुलिस में 1,19,000 है, जो 52% है। शिक्षक में 1,60,000 है, जो होमगार्ड्स हैं 15,000 है। बीपीएससी की सिविल सेवाओं में 1,0264 है और अन्य विभागों में 13,340 रिक्तियां हैं। तो जो रिक्तियां अभी हैं वो 3,30,000 है। इसको भरने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा रही है। और आपने देखा कि जब भी कोई परीक्षा हो रही है, करुणा सागर जी, थोड़ा सा बाकी पैनलिस्ट भी होता है, इतना लंबा समय दूंगा तो फिर बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन संक्षिप्त में रखेंगे बात तो ज्यादा सही रहेगा। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हर्षवर्धन जी ने मुद्दा उठाया भी कि जब आप 20 साल से सरकार में रहते हैं तो वादों पर बहुत ज़्यादा जनता ध्यान देती नहीं है। हाँ, अच्छे काम किए उस बात सही है, लेकिन जो काम नहीं किए उसका भी हिसाब यहाँ पे मांगेगी। तो आपको लगता है कि ये वादे बहुत ज़्यादा लोगों को लुभाने वाले नहीं हैं, या फिर सामने कोई बड़ा कंटेंडर हो तब दूसरे वादे पर भरोसा करें? देखिए, बिहार में वायदे का कोई मतलब है नहीं। मुझे तो लगता है कि बिहार बिना इंजन के चल रहा है। कोई डबल इंजन ट्रिपल इंजन बोलते रहिए, लेकिन बिना इंजन के चल रहा है। नीतीश बाबू ने जो काम किया, मैं मानता हूं कि आरजेडी के दौरान बहुत अव्यवस्था रही जो पूर्व का शासनकाल था, लेकिन उसको जो उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ 2 साल में कर देने लायक था। 20 साल रह गए। बात समझिए इस चीज़ को। बिहार करा रहा है, वहाँ बेरोजगारी की इमरजेंसी है। इमरजेंसी मैं बोल रहा हूँ, आपातकाल है। एक ऐसा प्रदेश जिसका 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है पलायन में रह रहा हो, 14-12 स्टेट से ज्यादा पूरा पॉपुलेशन, वहां की आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं, कोई चैलेंज कर रहा हूं सारे लोगों को, यहां जितने लोग बिहार से बैठे हुए हैं, कि पटना की बात कर रहा हूं, मकान से ज्यादा दुकान और हर मकान किराए पे चढ़ा हुआ है। आप ये समझिए कि एक भुट्टा बेचने वाला जहां पहले लगाता था वहां 5-5, 7-7 लगा रहा है। ये हालत है वहां के कमाई की। तो वहां पर आप विकास का रोड बना दीजिए, मेरीन ड्राइव बना दीजिए, आदमी का व्यक्तिगत विकास क्या हो रहा है, उसका कोई कमाई धमाई, कुछ रोजगार वगैरह हो रहा है कि नहीं? नौकरी, आप कौन नौकरी दे देगा? 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, नौकरी कहां से आएगी?
जो नौकरी की आज के डेट में बात कर रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है। जनता जानती है कि ये कुछ नहीं होने वाला। नौकरी भी कौन सा पता है आपको? आपको मालूम कर लीजिएगा कौन वाला नौकरी। नौकरी के लिए जगह कहाँ है? सरकार में ही नौकरी आप कहते हैं ना। नौकरी और रोजगार को अंतर करके देखना पड़ेगा। ये हालत है बिहार में, वो इमरजेंसी का स्टेट है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और वो सब जो अभी करुणा जी बता रहे थे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट आदि 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 आदि, वो सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये ऐसे देखता हूँ कि वहाँ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ है ये नहीं है, चुनाव के अलावा कुछ है ये नहीं है। ये बिहार की त्रासदी है और जिसको मन हो रहा है अपने ढंग से वहाँ के जातिग्रस्त समाज को कभी इसके नाम पर कभी उसके नाम पर ठग रहा। हालांकि पता नहीं आप अब जो बातें कह रहे हैं इसमें मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं। लेकिन ये है कि जो आपने कहा, आपने भावनाएं व्यक्त की, लेकिन सच्चाई पता नहीं इससे कितने करीब है। धनंजय गिरी साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था और ये कहना चाहता हूं कि भाई कहना क्या चाहते हैं। नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया। ऐसा करिए, हमें सतीश जी जो मुद्दा उठाया, बड़ा ही भयानक मुद्दा उठाया। सतीश जी कह रहे हैं वहां पे इमरजेंसी है। नहीं, सतीश जी ने जो बातें कही, ऐसा ही लोग बिहार के बारे में सोचते थे, ऐसा ही लोग बिहार के बारे में सोचते थे। और लेकिन हम बिहार को वहां से लेकर के आए कि पूरा सोच ही बदल दिया। कांग्रेस ने जब सत्ता बदली 1990 में, कांग्रेस की जब सत्ता गई तो भाई साहब 13,135 करोड़ के बजट पे छोड़ा इन्होंने, और हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ रुपया है। तो जितना पूरे बिहार का बजट देते तो उससे बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट का बजट है नीतीश जी के नेतृत्व में। एक प्रोजेक्ट का बजट आपके पूरे बिहार के बजट से बड़ा है हमारा। फिर भी कांग्रेस बोलती है, अरे सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोल। आप बोल रहे हैं भाई 20 साल पहले के बजट से आज की तुलना करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन नहीं, आप समझिए बात को कि क्या वहां पर क्या स्थिति थी। और लालू जी के जंगल, जिसको जंगल राज कहते हैं, जैसे सतीश जी ने बताया ना, ऐसे ही लोग होपलेस थे बिहार के बारे में, ऐसे ही लोग होपलेस थे बिहार के बारे में। लेकिन वहां से बिहार को वहां निकाल करके लाए हैं कि आज फलता फूलता बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार। आज आप बिहार में जाएंगे तो जिस तरह से विकास हो रहा है, 20,000 करोड़ तो खाली इथेनॉल प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट आया बिहार में, और लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में जिस तरह से बच्चियां स्कूल जा रही हो, तो तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम तरह के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। आज हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली है, हर घर को नल से जल है, हर गांव में पक्की सड़क है। और जो लोग हंस रहे हैं, अट्टहासे कर रहे हैं, ऐसे अपराधी तत्व बिहार में हंसा करते थे, आज वो जेल में बसा करते हैं। आज ऐसे अपराधी जेल में बसा करते हैं जो समय हंसा करते थे। कहां से लाते हुए? अरे कहां से भूपेंद्र जी बोल रहे हैं भाई? भूपेंद्र जी आप सुन तो लीजिए पूरी बात को, क्योंकि मैं राजद की संस्कृति से आता नहीं। मैं इतना झूठ राजद की कितना सुना जाए भूपेंद्र जी। अरे इतना झूठ बोलते हो, सुनते बिहार की कराते हो भाई। बिहार की हालत बर्बाद कर दिया पिछले 20 साल में। देखिए सवाल ये है, लक्ष्मण जी एक बार इनको बोलने देते हैं, इनको बोलने आरजेडी के जो प्रवक्ता कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, यही इनका संस्कार है। ये सड़क पर वैसे ही करते हैं, संसद में वैसे ही करते हैं, और इनके नेता भी कोई बोलियों की राजनीति नहीं करते हैं, किस शब्द की राजनीति करते हैं वो भी 2 दिन पहले दिख गया। ये गुंडाई करना रोड पर भी जारी है, चैनल पर भी जारी है। इनकी गुंडागर्दी, अभी आपके नेता से घटिया कोई बोल सकता है? आइए घटिया, ये संस्कारहीन काम आपके नेता ने किया ना भाई। लक्ष्मण जी मुझे कुछ बातें तुम ताम मत करिए थोड़ा सा, तुम ताम मत करिए थोड़ा सा, इस डिबेट के मर्यादा को बरकरार रखिए। तुम ताम नहीं करना, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पे नहीं करिए। हर्षवर्धन जी ऐसा करते हैं, एक पॉलिटिकल, हर्षवर्धन जी मुझे सवाल थोड़ा सा दूसरे मुद्दे का है। सवाल तो पूछने दीजिएगा ना। पूछिए मैं उसका प्रवक्ता गलत बोले क्या गलत है? नहीं लक्ष्मण जी एक मिनट, तो क्या आप लक्ष्मण जी को एंकरिंग नहीं आती है? नवल किशोर जी एक सवाल पूछ लीजिए एक लाइन में, फिर जवाब देंगे धनंजय जी, फिर जाऊंगा बाकी वक्ताओं के पास। एक लाइन में सवाल पूछिए, क्या सवाल क्या आपका? नवल किशोर जी सवाल क्या आपका बताइए। लक्ष्मण जी एक मिनट,
लक्ष्मण जी एक मिनट, सवाल ये है, पहले तो सवाल ये भाषा है, की फिर मर्यादा भाषा है, बीच में आ रहे हैं। पहले तो भाषा की मर्यादा है। एक मिनट धनंजय गिरि जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। नवल किशोर जी कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल पूछने से फिर आप बोलिएगा। धनंजय गिरि जी एक मिनट शांत हो जाइए। नवल किशोर जी अपना सवाल बताइए, आप क्या करें? मैं तो सिर्फ आधा, एक भी नहीं, आधा सवाल पूछता हूँ। जो रिक्तियों के आधार पे 10 लाख नौकरी थी, उसको 20 साल में ये लोग क्यों नहीं भर पाए? वो 17 महीना में तेजस्वी जी ने कैसे उस मुख्यमंत्री से भरवाया जो कहता था कि अपने बाप के यहाँ से तनख्वाह दोगे? उसे कैसे करवाया? ठीक। राजीव रंजन जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। धनंजय दोनों लोग बोलना चाहते हैं। राजीव रंजन जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, फिर धनंजय गिरि साहब आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर के। देखिए, केवल चारा घोटाला के कारण नहीं लालू जी को लोग जानते। नौकरी दो, जमीन दो, नौकरी लो, मुकदमा है ना। इस मुकदमा की वजह से ही नौकरियों का मॉडल नहीं बोलने दीजिए, आप फिर आइएगा। नवल किशोर जी आपके पास फिर से आऊंगा मैं, एक बार बोल लेने दीजिए। नवल किशोर जी को बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए। राजीव रंजन जी बोलिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, राजीव रंजन जी को बोलने दिया जाए। राजीव रंजन जी बोलिए। पहली बात तो लक्ष्मण जी, बिहार में IRCTC से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल को जनता समझती है कि बगैर जमीन दिए हुए, बगैर पैसे दिए हुए इनसे किसी भी तरह के मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके लालू जी के साले का बयान देख लीजिए ना, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में, वहां नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल चाहे सतीश के सिंह खड़े कर रहे हैं या राजद की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत सवाल की ये सरकार नहीं है, यहाँ कोई इंजन नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब जनता देना जानती है, और ये सवाल चुनाव के समय हर बार खड़े किए जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने नौकरियां दी हैं, तेजस्वी यादव किस हैसियत से नौकरी दे रहे हैं? वो मुख्यमंत्री थे क्या? मांग करने के लिए तो आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, ये वर्षों से लोग बोलते रहे। तारे तोड़ कर लाता कौन? ये जिसमें मादा है, जिस राजनेता में ये काबिलियत है, वो नीतीश कुमार है। राजीव रंजन जी, करुणा सागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर करते नहीं है। मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात प्लीज, कि केवल नौकरियों का सवाल नहीं है। मैंने आपको आधारभूत संरचना से लेकर, नौकरियों से लेकर, रोजगार से लेकर तमाम विश्वसनीय आंकड़े दिए, और मैंने आपको चुनौती दी है कि गूगल कीजिए नीतीश कुमार के किसी भी बड़े वायदे को जमीन पर हमने उतारा कि नहीं उतारा, इस पर सवाल खड़े करने की बात कहिए। कोई सवाल इस पे खड़े करें। करुणा सागर जी, स्पेसिफिक सवाल पूछा है राजीव रंजन जी ने, कोई ऐसा है आपको वादा जो पूरा ना किया हो? करुणा सागर जी, आज अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कानून व्यवस्था के बारे में काफी चीजें बताई थी। इस समय स्थिति ये हो गई है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं गई है। नीतीश कुमार जी एक अस्वस्थ, लाचार, बेचारे मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं, और बिहार की सरकार को पटना से नहीं दिल्ली से चलाया जा रहा है। राजद नहीं थे ना, राजद पसंद नहीं है ना, वहां के नेताओं का चरित्र समझ में नहीं आया, तो राजद से कांग्रेस में आए हैं। इस बात को भी देश को आज बता दीजिए। चमचा और चापलूसों का भरमार है। जनता राजद क्यों छोड़ दिया आपने? राजद के नेताओं को पसंद नहीं थे, या जैसे बुद्धिजीवियों को राजद पसंद नहीं था। केंद्रीय सरकार से दलाली करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं करते हैं। बोलने का हिम्मत है आपके पास? क्या बोलते हैं आप बताइए, क्या बोलते हैं? मैंने सवाल पूछा है, जवाब दिए। मैंने सवाल, करुणा सागर जी, करुणा सागर जी, जवाब दिया आपने। देखिए, करुणा सागर जी बोलना चाहते हैं। करुणा सागर जी, हाँ बोलिए। देखिए, JDU के प्रवक्ता ने कहा था कि तारे तोड़ के कोई लाता नहीं है, सच्चाई है। और ये जो 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, अरे भाई बोलने तो दीजिए राजीव रंजन जी, आप सिर्फ आप ही बोलना चाहिए, तो फिर बोलते रहिए, फिर आप ही बोलते रहिए। नहीं, फिर
लक्ष्मण जी ऐसा कीजिए कि इन्हीं को बोलने दीजिए और हम लोग चले जाते हैं, अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लेते हैं। यही सवाल करेंगे, यही जवाब देंगे। जब हम लोग बोलने के लिए नहीं है तो फिर हम लोगों को बुलाया क्यों? करुणा सागर जी बोलिए, संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। करुणा सागर जी बोलिए। तो आज बिहार में जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है वो जनता इसलिए विश्वास नहीं करेगी क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल में वो नौकरियां देने का नहीं है। और आज सतीश के सिंह जी जैसे पत्रकार, जो इतने सीनियर पत्रकार हैं, बिहारी हैं और बिहार को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आप खुद बिहार से आते हैं, और इनको इनकी दर्द, इनका जो आपने देखा जिस तरह से पलायन हो रहा है बिहार, हम एक विकसित राज्य में नौकरी किए हैं और वहां देखे हैं कि विकास क्या होता है और हमारे मजदूर वहां पर कैसे मजदूरी करते हैं। तो 20 साल में हम अपने यहाँ पलायन नहीं रोक सके और हमारा 1/4 आबादी दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने को मजबूर है। अगर वो स्किल्ड लेबर होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनकर जाता तो ये स्वाभिमान की बात होती, लेकिन वो रिक्शा चलाने जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब करुणा सागर के बीच में रोकूंगा क्योंकि बाकी वक्ताओं को बोलने दिया जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरी तरफ लगातार वहाँ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, जो हमारे शो का दूसरा मुद्दा था, उससे मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा वाकई इतना हावी हो जाएगा कि चुनाव में ये रंग दिखाएगा और पिछले 20 साल की उपलब्धियां या फिर अगले 5 साल के चुनावी वादे बहुत वहां पे रंग नहीं दिखा पाएंगे, उसके फीका कर देगा कानून व्यवस्था। ऐसा है क्या, आप मानते हैं? क्योंकि वही कानून व्यवस्था है जिसके नाम पे आरजेडी को काफी बदनाम किया गया था। चुनाव आते इतने मामले अपराध के अगर दिखें तो निश्चित तौर पर चिंता की बात बढ़ती। पिछले कुछ समय से सचमुच दिखा है कि जो नीतीश कुमार बहुत सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते थे, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है। ठीक है, गोपाल खेमका मामले में धरपकड़ हो गई, लेकिन कई ऐसे मामले हैं और कई बार ये भी लगता है कि अचानक इतनी घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी तो उन्हीं सरकार की होगी, उसी प्रशासन की होगी, उसी पुलिस की होगी। लेकिन एक बात और लक्ष्मण जी, और मुझे लगता है कि ठीक है, सतीश जी ने कहा, आपने कहा कि वो भावना थोड़ा अलग है, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, आप तो बिहार से हैं। ये भी तो लोग देखते हैं ना कि किस तरह की स्थितियों से कहां हम पहुंचे। और ये सच है कि बिहार में उद्योग धंधे उस तरह से नहीं लग पा रहे हैं, नया कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं आया। लेकिन अभी तो बजट आया था ना, तब क्या आलोचना की गई थी कि ये बिहार बजट हो गया है, पूरी तरह से बिहार का बजट हो गया है, जो केंद्र सरकार का बजट है। 2 ही आलोचना थी कि एक 12 लाख रुपया टैक्स छूट दे दी क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, और एक बिहार के नाम पर बिहार बजट कर दिया, कितने हजार करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिहार को दे दिए। क्या रेलवे इंजन कारखाने से लेकर ढेर सारे ऐसे जो काम जो सरकार के जरिए होते हैं वो नहीं हुए? और क्या सरकार की जो बेसिक जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों में बेहतरी नहीं हुई? तो इसका जवाब है हाँ हुई। क्या उससे आगे की उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। 20 साल से जब एक ही सरकार कंटिन्यूएशन में रहती है तो उससे और उम्मीद होती है। अगर वो नहीं होती हुई दिखती है तो उसका सवाल जरूर खड़ा होता है। नवल किशोर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? आपके पास आऊंगा नवल किशोर जी, लेकिन सतीश जी, एक मुद्दा कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब बिहार को कुछ दिया जाता है तो आलोचना भी की जाती है। बजट का उदाहरण दिया हर्षवर्धन जी ने। अरे भाई, दिया गया, बहुत अच्छा बात हुआ। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले भी बहुत सारे चीज़ों की घोषणा की थी, लेकिन इस बात पे आज देखिए सीरियस डिस्कशन है ये। तो आप ये सोच रही कि आखिर कुछ बदलता क्यों नहीं है? अभी कुछ लोग कह रहे थे, मैं मानता हूं कि रोड गांव में बना है, मैं मानता हूं कुछ स्कूल चले हैं, मैं भी मानता हूं बिजली रहती है, मैं भी मानता हूं कि नल कल वाला काम भी हुआ है, लेकिन इससे कुछ होने वाला है क्या? ये कोई हमारे जीवन में उन्नति कहाँ से हो रही, कहाँ से हमारे लिए रोजगार सृजन होगा? हम बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि मेरा कोई किसी पार्टी लाठी से कोई लेना देना नहीं है। एक नए मिजाज की सरकार बिहार को चाहिए, जो आज के पूरा जो आर्थिक नए मिजाज की एक नए मिजाज की सरकार जो नौकरी ना दे, खाली नौकरी ना, सुने ना एक लाइन, नौकरी नहीं रोजगार सृजन करे।
नौकरी नहीं, रोजगार सृजन करें। नवल किशोर जी 15 सेकंड में खत्म करिए, ब्रेक का समय है, ब्रेक पे जाना होगा। नवल किशोर जी देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आज भी हर्षवर्धन जी ढकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भी जो 3 कारखाने हैं वो लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए दिया गया था। प्रधानमंत्री बार बार जाकर बोले मोतिहारी में कि चीनी मिल खुलेगी और यहीं से हम चाय पियेंगे, वो आज तक नहीं। अभी 18 को भी जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी को पूछना चाहिए कि क्या 18 जुलाई को जा रहे हैं, क्या वो मोतिहारी का बंद चीनी मिल खुलेगा? तो ऐसा कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। 20 साल में अगर कानून व्यवस्था ठीक थी तो निवेश क्यों नहीं हुए, जीरो निवेश क्यों हुए? ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। नौकरियां हम नहीं करें कि नौकरियां हैं, रोजगार भी चाहिए, लेकिन जो रिक्तियों को इन्होंने रोक के रखा था 20 साल में, और मात्र 17 महीने में तेजस्वी जी कैसे दे पाए? अगर ये सरकार देना चाहिए जिसकी हिमायती है हर्षवर्धन जी, उन्होंने 10 लाख नौकरी रोक कर क्यों रखा? सवाल यहाँ पे आता है कि आप करते कुछ और है, करते कुछ और है। हर्षवर्धन जी कुछ कमेंट करना है आपको, चूंकि आपका नाम इन्होंने बार बार लिया है। हर्षवर्धन जी नहीं, देखिए जल्दी से। देखिए, ये जो कह रहे हैं नवल जी, मैं तो कहता हूं अच्छा है कि इसी पर चर्चा करें। बिहार बजट बन गया है भारत का बजट, ये किसने आलोचना की थी? और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 को जा रहे हैं, तो 7,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, अब आप हमारे बीच में बोलने लगे नवल जी, बड़ी खराब आदत है। मैं तो शांति से सुनता हूँ, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? अब जब नरेंद्र मोदी 18 तारीख को जा रहे हैं तो जिन योजनाओं, नहीं देखिए, मैं झूठ तो किसी बात पे बोलता नहीं, ये आप लोगों का काम है। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हम तो जो दिख रहा है वो। नवल किशोर जी थोड़ा बोल, बाकियों को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी बोलिए। कोई मुकाबला ही, कोई तुलना ही नहीं है लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में। लेकिन अब बात आती है चुनाव आयोग की। दरअसल जब चुनाव आयोग ने वहाँ पे स्पेशल रिवीजन की बात की, इंटेंसिव रिवीजन की बात की, तो आरोप या फिर आलोचना इस बात की होने लगी कि इतने कम समय में कैसे रिवीजन होगा, कैसे सब लोगों की समीक्षा कर दी जाएगी। तो अब जो ताज़ा आंकड़े दिए चुनाव आयोग, उसके मुताबिक अब तक 90.84% जो है लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी भी 10 दिन बाकी है। तो जो बाकी बचे हुए दिन उसमें फॉर्म पूरे तरह से जमा हो जाएंगे, इसके आसार काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। यहाँ पे करीब 35 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो अब तक आंकड़े आए हैं, जो या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर बिहार छोड़ के जा चुके हैं या फिर दो जगह उनके पास वोटर आईडी कार्ड थे। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जब इतनी तेज़ी से काम चल रहा है तो इलेक्टोरल रोल की समीक्षा पर जो सवाल उठ रहे थे, क्या वो सवाल अब हल्के पड़ जाएंगे या फिर सवाल कुछ नए खड़े हो जाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी दोनों से सवाल पूछूंगा मैं। करुणा सागर जी पहले आप बताइए। लक्ष्मण जी, ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है, मुझे कुछ समय दीजिएगा। देखिए 2003 समय, चूंकि 6 लोग हैं तो समय थोड़ा कम, संक्षिप्त तो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बताएं। मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में बात करूं। देखिए, हर एक चुनाव के पहले इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है और इस चुनाव के पहले भी इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया था और मार्च में पब्लिश किया गया था। तो सारे करेक्शंस करने के बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हर एक चुनाव के 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो हमें सिर्फ ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से समस्या है। क्यों है? क्योंकि 2003 में इससे पहले SIR हुआ था और 2003 के बाद 10 चुनाव हुए हैं। तो अगर सारे इलेक्टोरल रोल सही नहीं थे तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 बार चुने गए हैं उसी इलेक्टोरल रोल के आधार पर, तो उनका चुनाव ही अवैध हो जाना चाहिए। तो इसका कारण इस लॉजिक को हम लोग बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब ऐसा नहीं कि 2003 में जब हुआ तभी से इलेक्टोरल और गड़बड़ था। नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। अब जैसे चुनाव के आंकड़े आए हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, वो हट गए। तो अब ऐसा वो उस समय जो थे वो क्यों फर्जी हो गए थे? उस टाइम जिंदा थे तो वोट दिया, मर गए तो हट जाएंगे वोटर लिस्ट से। ये तो बहुत ही कॉमन चुनाव आयोग के आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है। मैं 2 बातें इसमें कहूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जब बुरी तरह हार हुई, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए और 5:30 बजे शाम से लेके फाइनल जब वोटिंग खत्म हुई तो 76 लाख वोट पड़े। और
नहीं तो उसमें तो बात आई थी ना करुणा सागर, उसमें बात आई थी कि जो हारे हुए कैंडिडेट है और दूसरे पायदान पे जो कैंडिडेट हैं वो चाहे तो आकर के आपत्ति करें, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई कैंडिडेट आया नहीं। तो ये आरोप तो सिर्फ हम लोग मीडिया में लगाते रहे, मीडिया के सामने लगाते रहे, जमीन पे जाके कोई शिकायतकर्ता के पास पहुंचा ही नहीं। यहाँ पे धनंजय गिरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। धनंजय गिरी साहब, फिर मैं जाऊंगा। मुद्दे को बार बार उठाया और यहाँ तक कि नहीं, कांग्रेस ने जो हारा वो तो उठाए, कम से कम जो हारा वो तो उठाए। हर्षवर्धन जी, आपको याद है कोई ऐसा उठाया था कैंडिडेट ने? हर्षवर्धन जी उस दौरान बड़े एक्टिव रहे थे चुनाव में, किसी उम्मीदवार ने आपत्ति उठाई थी कि हम हार गए जी क्योंकि हमारे वोटर लिस्ट जोड़ दिया गया था? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा एक बात याद दिलाता हूं जब भी ऐसी चर्चा होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भैया जो जीतेगा और जो दो उसी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं वही संदर्भ के साथ बता रहा हूं। आज तक कोई नहीं गया, नंबर एक। नंबर दो, ये जिस महाराष्ट्र की बात की जाती है उसमें 2 लेवल होता है अपील का। पहला डीईओ, उसके बाद स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। एकमात्र अपील एसईओ तक गई है, यही समझ लीजिए। तो ये और भी बहुत से आंकड़े हैं, वही कहने कि ये सारी चीजें हम लोग जो है फैलाया जाता है। हाँ, इस पे बातचीत करना चाहिए, लेकिन ये कोई सतहित मतलब अफवाह टाइप से कह लें, अभी बातें मीडिया में कर लेते हैं, लेकिन जिनको आपत्ति वो लोग निकल के आते नहीं है। एक मिनट जरा मैं इनसे पूछ लूँ, आरजेडी के प्रवक्ता है नवल किशोर जी, आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि इतने कम दिन में कैसे समीक्षा हो जाएगी, कैसे इतने सारे लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। अब तो चुनाव आयोग कह रहा है कि डेडलाइन तक हम लगभग पूरा कर लेंगे, 90% से ज़्यादा फॉर्म जमा भी हो चुके। अब तो वो आपत्ति आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं, नवल जी? नहीं, अब तो चुनाव आयोग को मिस्टरिया मान लेना चाहिए। जमीन से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है और जो सच दिखा रहा है उस पर एफआईआर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कितने जगह पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं। आपने बोला कि 2 फॉर्म दिया जाएगा, एक रिसीव किया जाएगा और एक उनको प्राप्ति दिया, एक हम लेंगे और एक प्राप्ति दिया जाएगा। तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। हम लोग सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, उसको देखा जा सकता है। चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती है। चुनाव आयोग तो जनवरी 2025 में कहा था कि हमने स्पेशल समरी रिवीजन करके वोटर लिस्ट को पब्लिकेशन कर दिया और अपील में और सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किया। हम लोगों को दिल्ली में बुला के बात किया कि हमने अपना काम कर दिया है, जो अभी भी छूटा हुआ है उसको आप जोड़े। और एकाएक जून में आके कहता है कि 1 महीना में एफआईआर करेंगे, तो हम क्यों नहीं तक करें? हमें ये भी लगता है कि क्या ये 2:1 का इम्पैक्ट है जो चुनाव आयोग इस तरह का काम करना चाहता है? हमें इससे सिर्फ मतलब है कि जो कहता है कि एक मतदाता भी छूटना नहीं चाहिए, वो कैसे ऐसा आज ही कैसे कर दिया? अभी तो अपील में भी नहीं गए। अभी आप कैसे करेंगे? 35 साल हमने काट दिया, वो अपील में जाएगा। क्या आपने गलत किया, सही किया? अभी तो आप पब्लिश करेंगे, उसके बाद अपील में हम जाएंगे। जो लोग जाएंगे उसके बाद तो फाइनल। आप ऐसे ही आप माहौल बना रहे हो कि हमने जो कहा, आप तो कह रहे थे कि विदेशी से फेक वोटर्स है सारे। ये सारी बातें जो राजीव रंजन जी, बिना किसी राजीव रंजन जी स्थानीय स्तर पर आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। हो गया नवल किशोर जी, आपका समय समाप्त हो गया। मैं स्टॉप वॉच लगा रखा हूं, क्योंकि समय कम है, हमें बाकी लोगों को समय देना, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं मैं, सॉरी। हाँ, राजीव रंजन जी, अब जब हार पक्की हो तो फिर आपको आगे और भी इस तरह के आरोपों के लिए तैयार रहना होगा। अभी ये चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, इसके बाद ईवीएम क्या तरीका है लक्ष्मण जी बीच में बोलने का? एक मिनट बोल लेने दीजिए, नवल किशोर जी बोलने दीजिए जरा राजीव रंजन जी को। फिर इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर, अरे क्या हो गया आपको? अल्बर्ट पिंटो की तरह क्यों गुस्सा करते रहते हैं हर समय? आपने कैसे कहा कि हम हार रहे हैं? लक्ष्मण जी, अगर इससे पूरी नवल किशोर जी, जब आप बोलते हैं तो किसी को नहीं बोलने देता हूं मैं, तो दूसरे कोई बोलते हैं तो आप भी मत बोलिए। ये हमारे चैनल पे इस तरह के डिबेट शोभा नहीं देता है। राजीव रंजन जी आप बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे। राजीव रंजन जी आप बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे, आप बोलिए। देखिए, अब एक बात आऊंगा आपके पास नवल जी, जो भी बातें आई हैं अभी तक सोर्सेज की ओर से आई है, लेकिन अगर आई है तो निसंदेह ये ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें किसी भी रिवीजन में नाम कटते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत है, कोई 1 से ज्यादा स्थानों पर अगर पंजीकृत है, कोई कहीं और स्थानांतरित होकर के वोट कर रहा है, तो निसंदेह ऐसे नाम तो कटेंगे ही। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब ईसी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतनी बात तय है, नहीं, मैं केवल दूसरी बात, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आपका एकदम खत्म होने का समय है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या, जिन लोगों ने इस पूरे अभियान को लेकर के, समय को लेकर हम सवाल खड़े किए,
8 करोड़ से थोड़े कम मतदाता, लगभग 98, लगभग नहीं, ये एक्चुअल नंबर है 98498, ये टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, इतने बीएलओज हैं। इतने बीएलओज अगर 800 लोगों के तक पहुंचना है का मतलब क्या है? 200 घरों तक औसतन। 200 घरों का मतलब अगर 30 दिन में पहुंचना है तो 7 घर तक एक बीएलओ को प्रतिदिन जाना है और वहां से आंकड़ों को अपलोड करना। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई मुश्किल लक्ष्य है। हम सब 16 घंटे 18 घंटे हालांकि इसमें राजीव रंजन जी हमारे पास एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। हाँ, राजीव रंजन जी, आप चूंकि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बाकी प्रवक्ता जो हमारे दर्शक उनके लिए बता दूं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो आंकड़े सोर्स के हिसाब से नहीं है, सूत्र के हिसाब से नहीं है। दरअसल 14 जुलाई को 6:47 पर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें कहा गया है कि जो 35 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 1.59% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2.2% लोग हमेशा के लिए बाहर छोड़ चुके हैं बिहार को। 0.73% लोगों के नाम एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज है। ये चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है, इसलिए तो इसमें कोई संदेह ना किया जाए। तो आधिकारिक आंकड़े, इस पे संदेह करने का, हाँ, इसमें करुणा सागर जी कुछ बोलना चाहते हैं। सही दिशा में एसआईआर बढ़ रहा है, इसकी एक वानगी भी है। बिल्कुल, करुणा सागर जी, अब तो आपत्ति खत्म कर देनी चाहिए। नहीं लक्ष्मण जी, आप देखिए कि आज एक एडवर्टीजमेंट निकला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो जो पलायन कर चुके हैं, वो लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए से रजिस्टर कर सकते हैं। तो हर दिन इलेक्शन कमीशन को गोल पोस्ट चेंज करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट, गोल पोस्ट चेंज कैसे कहेंगे आप? इसको गोल पोस्ट चेंज कैसे कहेंगे? सतीश जी, ये गोल पोस्ट चेंज है क्या? इन्होंने पहले बोला कि 11 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक मिनट, और फिर इन्होंने मेरी बात सुन लीजिए। करुणा सागर जी, समय कम है हमारे पास। सतीश जी, ये गोल पोस्ट चेंज कैसे है? ये आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल, 2 बातें बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। हाँ। पहला तो ये है कि जिस देश में 14 साल से जनगणना नहीं हुई है, तो अचानक 25 रोज में ये करने की क्या आवश्यकता थी? क्या 2003 से अब तक कोई समय नहीं मिला? 24 के चुनाव के बाद भी हो सकता था। जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पैसा जमा करने में 12 घंटे लगते थे, अब 12 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट सुनिए ना, आप आज कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातों पर सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से, मैं सिर्फ उसी को कोट करना चाहता हूं। टाइमिंग पर सवाल उठा है, तौर तरीके पे बात कही है और अधिकार के ऊपर कहा है। मैं बाकी सब आपकी बात, आज आपकी बात मानता हूं, सब सही है। ठीक है, 3 पे टाइमिंग उठाया सवाल, तीनों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग देगा। यहाँ पे धनंजय गिरी साहब देगा। मैं 2 बातें कह रहा हूं। कांग्रेस का है कि हाथ में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से 2-2 हाथ। संवैधानिक संस्थाओं पर कभी ने भरोसा नहीं रहा और संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम करने वाली कांग्रेस अगर आज चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है, तो देश के 11वें चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त का पद छोड़ने के बाद उनकी निष्पक्षता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। एक बार के राज्यसभा से काम नहीं चला तो दूसरी बार राज्यसभा भेजा, उससे भी काम नहीं चला तो 3 साल के लिए उनको मंत्रालय दिया, क्योंकि वो निष्पक्ष। कांग्रेस का हिपोक्रेसी, इस तरह की स्थिति। और भाई आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? भाई आप तो भाई हमने जमीन लेकर के नहीं भेजा, किसी का जमीन बेचने के लिए नहीं भेजा, जमीन लेकर के नहीं भेजा, जमीन लेकर। अरे तुम्हारा जमीन ही नहीं है। सूत्र को क्या कहता है? तुम्हारा नेता घटिया आदमी, तुम्हारा नेता जो है नौवा फेल नेता का प्रवक्ता, नौवा फेल नेता के प्रवक्ता। तुम क्या बोलते हो? कितनी गंदी भाषा बोलते हो। तुम्हारे संस्कार टीवी पर ही नहीं, हर जगह दिखाई देते। भाषा का ख्याल रखिए, मर्यादा का ख्याल रखिए। दिखाई देते। यही तुम्हारा हर जगह घटिया संस्कार वालों को, इस घटिया संस्कार वालों को बिहार की जनता इस बार बिहार से बाहर करेगी। ये घटिया संस्कार रखने वाले लोग, जिनका नेता ही इतना गंदा बोलता हो, जिसका नेता इतना गंदा बोलता है, उसका प्रवक्ता घटिया बातें बोले, तो इसमें कौन सी गलत बात है? देख लीजिए ये सर्टिफिकेट। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर मारा कि लालू चोरा चोर है,
तो सुप्रीम कोर्ट झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मारा कि लालू चाराचोर। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। ये बहस ऐसे ही जारी रहेगी जब तक कि बिहार में चुनाव नहीं हो जाते, और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी इस तरह से बहस जारी रहेगी। आप सभी मेहमानों ने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।